नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह। महाराष्ट्र में इस समय 3 दलों की गठबंधन सरकार है, जिसका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? राजनीतिक समीकरण कैसे बने, कैसे बिगड़े? कैसे राजनीतिक दोस्त दुश्मन बन गए? कैसे राजनीतिक विरोधी अब गले मिलकर एक साथ हैं? इसका खुलासा करती हुई एक किताब अब सबके सामने है, 35 डेज। और इस किताब को लिखा है एबीपी न्यूज के वेस्टर्न इंडिया हेड जितेंद्र दीक्षित ने। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। जितेंद्र, आपने किताब लिखी है 35 डेज। इस किताब का शीर्षक ऐसा क्यों, 35 डेज क्यों? और आखिरकार इस बुक को लिखने के पीछे मोटिवेशन कहाँ से मिली? मृत्युंजय, इस किताब का पूरा शीर्षक है 35 डेज, हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर इन 2019। अब इसमें ये जो 35 डेज हैं वो 35 दिन हैं। जब 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद 28 नवंबर को जब उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये होते हैं कुल 35 दिन। अब जो इसकी टैगलाइन है, हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर इन 2019, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इन 35 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल कर रख दिया। क्या हमने आपने कभी सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस कभी हाथ मिलाएंगे और सरकार बनाएंगे? वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्या हमें कभी ऐसा लगा था कि शिवसेना जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम पड़ जाएगी और सेकुलर शब्द को अपना लेगी? क्या कभी ऐसा सोचा था कि कांग्रेस जो है अपने 3 दशकों पुराने दुश्मन के साथ में हाथ मिला लेगी? और दूसरी बात कि ये भी कभी हमने नहीं सोचा था कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य जो है इस तरह से मुख्यमंत्री पद अपनाएगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने तो एक तरह से शपथ ले रखी थी कि वो कभी कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। और सबसे अहम बात कि शरद पवार ने इस उम्र में भी खुद को राज्य की और राष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक साबित कर दिया। तो इन 35 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने हम सभी को चौंकाया और मुझे लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ऐतिहासिक है और इसको एक किताब के तौर पर रखना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले वक्त के लिए, ताकि लोग जान सकें कि क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था। जितेंद्र, ऊपरी तौर पर यह जानकारी है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच विवाद था, जिसकी वजह से 3 दशकों की दोस्ती दोनों की टूट गई। क्या वाकई में सिर्फ ये मुख्यमंत्री पद ही एक विवाद की जड़ थी या कोई और भी वजह है? देखिए, मुख्यमंत्री का पद जो है वो इमीडिएट कॉज था, लेकिन उसके पहले बीते 3-4 सालों से दोनों ही पार्टियों के बीच काफी कुछ हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि देर सवेर ये पार्टियां अलग होने ही वाली हैं और वो कारण जो है काफी प्रभावी रहे दोनों को अलग करने के लिए। वैसे तो कई सारे कारण हैं जिनका विवरण मैंने अपनी किताब में दिया है, लेकिन कुछ एक कारण जैसे मैं बताना चाहूंगा कि शिवसेना को हमेशा से डर लग रहा था कि कहीं बीजेपी जो है उसे समाप्त ना कर दे, बीजेपी जो है उसको राज्य की राजनीति से इरेज ना कर दे। दूसरी बात कि बीजेपी के हाथ जो है वो शिवसेना की तिजोरी तक भी पहुंचने लग गए थे। मुंबई महानगर पालिका पर हम देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन वो कब्जा कमजोर हो रहा था, बीजेपी काफी प्रभावी बन गई थी। एक और अहम बात थी कि जिस तरह से बीजेपी राणे के करीब जा रही थी, जिस तरह से राणे को अहमियत दी जा रही थी, उससे भी शिवसेना नाराज थी। और भी कई कारण थे। जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था और शिवसेना को लग रहा था कि भले ही कहने को तो मंत्री पद उनके पास है, लेकिन सरकार तो देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, अंडरलाइन कॉजेस थे जो कि पाइलअप हो रहे थे और आखिर में जब चुनाव के बाद में जब मुख्यमंत्री पद का मसला आया तो उस इश्यू को लेकर जो है दोनों का गठजोड़ टूट गया। हालांकि सिर्फ एकमात्र वही कारण नहीं था, और भी कई सारे कारण थे। जितेंद्र, 23 नवंबर 2019 की सुबह तो सभी को याद होगी जब पूरा देश चौंक गया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर आपकी किताब में इस घटना का जिक्र जरूर होगा। क्या हुआ था पर्दे के पीछे, थोड़ा बहुत अगर बताएं। देखिए, जिस सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ में मिलकर, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके चंद घंटों पहले ये हुआ था कि अजीत पवार पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस के पास में। और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद कुछ जगहों पर बातचीत में बताया कि अजीत पवार ने उन्हें ऐसा इंप्रेशन दिया था, उन्हें ऐसा अंदेशा दिया था कि वो जो कुछ भी अजीत पवार कर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि चलो हम तुम मिलकर सरकार बना लेते हैं, वो शरद पवार की जानकारी और उनकी सहमति से हो रहा है।
तो देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि अजीत पवार जब मेरे पास में आए तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये इम्प्रेशन दिया कि शरद पवार को ये सब कुछ पता है और शरद पवार की सहमति से ही वो देवेंद्र फडणवीस के पास आए हैं और उनको सरकार बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। और इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने अपने वरिष्ठों से बात की पार्टी में और फिर जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। जितेंद्र, ऐसा माना जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अगर चाहते या हस्तक्षेप करते तो ये जो शिवसेना बीजेपी की बिगड़ी बात थी वो बन सकती थी। क्या इस बात का भी जिक्र आपकी किताब में है? जी हाँ, बिल्कुल यही माना जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने एक फ़ोन कॉल कर लिया होता उद्धव ठाकरे को या फिर अमित शाह मातोश्री में जाकर मिल लेते या बातचीत कर लेते तो शायद जो है ये गठबंधन टूटने से बच जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे खास करके ये माना जा रहा है कि अमित शाह की ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा जाए। वो चाहते थे कि बीजेपी अपने बलबूते पर जो है चुनाव लड़े, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस ही थे जो चाहते थे कि शिवसेना को साथ में लिया जाना चाहिए और शिवसेना के साथ में गठबंधन करके जो है ये चुनाव लड़ना चाहिए। अब चूंकि जब गठबंधन करने के बाद में जब शिवसेना इस तरह से करने लग गई और दोनों के बीच में जब तकरार हो गई तो ऐसे में हमने देखा कि अमित शाह की ओर से कोई रिस्पांस जो है आ नहीं रहा था। वो मीडिया में भी दिखाई नहीं दिए, वो शिवसेना के किसी नेता से भी बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन आपको याद होगा कि उसी वक्त हरियाणा चुनाव के भी नतीजे आए थे। हरियाणा जबकि महाराष्ट्र की तुलना में छोटा राज्य है, कम लोकसभा की सीटें वहां से जाती हैं, लेकिन वहां पर अमित शाह बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे वहां की सरकार बनवाने में। वहां पर भी बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो और वहां पर भी एक तरह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था महाराष्ट्र की तरह ही, लेकिन अमित शाह का इंटरेस्ट हरियाणा में था लेकिन महाराष्ट्र में नहीं था। तो यही माना जा रहा है कि शायद अमित शाह अगर इसमें इंटरेस्ट लेते तो बात बन सकती थी और ये गठबंधन नहीं टूटता। जितेंद्र, महाराष्ट्र में दोस्त दुश्मन बन रहे थे, दुश्मन दोस्त बन रहे थे, ऐसे पर कांग्रेस आलाकमान की भी भूमिका का जिक्र क्या आपकी किताब में है? जी मृत्युंजय, बिल्कुल है। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर सरकार तो बना ली और इसके लिए सोनिया गांधी की मंजूरी थी, सोनिया गांधी के साथ में बैठकें भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी की मंजूरी थी? राहुल गांधी का क्या सोचना था? शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो उस सवाल का जवाब जो है इस किताब में आपको मिलेगा। इस किताब में तो राजनीतिक ट्विस्ट के साथ साथ बड़ा सस्पेंस भी नजर आ रहा है। जितेंद्र, 22 तारीख को नेहरू सेंटर में तीनों दलों की एक बैठक हुई थी जिसके बाद उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री होंगे ये ऐलान हुआ था। उस बैठक में क्या हुआ था? बैठक में झगड़ा भी हुआ था? जी हाँ, उस बैठक में तीनों पार्टियां साथ में आई जरूर थी सरकार बनाने को लेकर कि किस तरह से सरकार बनाई जाएगी, लेकिन उस बैठक में ये जानकारी आई कि तीनों पार्टियों के नेता जो है आपस में भिड़ गए और उन्होंने काफ़ी बहस हुई। और ख़ास करके बहस इस वजह से हुई क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो विधानसभा स्पीकर का पद है वो भी उसको मिले और इसके साथ साथ में जो है उप मुख्यमंत्री पद भी कांग्रेस को मिले। अब शरद पवार ये चाहते थे कि सरकार में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री का पद होना चाहिए और वो भी एनसीपी को मिलना चाहिए और स्पीकर पद भी देने को तैयार नहीं थे। तो इस बात को लेकर वहां पर झगड़ा हुआ था। लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा भी उस मीटिंग में काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था। बहुत ही रोमांचक घटनाक्रम उस मीटिंग में हुआ था जो आपको इस किताब में मिलेगा। जितेंद्र, जिस प्रकार से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम सामने आए, किसी ने सोचा नहीं था कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनेगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ये कब भाप गए कि शिवसेना और भाजपा के बीच दरार का फायदा उठाकर अपनी सरकार बनाई जा सकती है? मृत्युंजय, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा, 24 अक्टूबर को याद है तुम नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं और अणुशक्ति नगर से एनसीपी के उम्मीदवार भी थे, तुम उनका इंटरव्यू करने गए थे और उस इंटरव्यू में जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे तभी नवाब मलिक ने तुमसे कह दिया था कि अगर शिवसेना चाहे तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इन तीनों पार्टियों की सरकार मिलकर बन सकती है। हम में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बात वो मजाक में कह रहे हैं कि या गंभीर हैं, लेकिन जो बात उन्होंने उस वक्त कही थी वो कुछ दिनों के बाद में सही साबित हुई। इससे एक बात ये पता चलती है, जो जिसका विवरण मैंने किताब में भी दिया है,
कि शरद पवार जो है काफ़ी पहले से, चुनाव नतीजे आने के काफ़ी पहले से वो ये भांप गए थे कि जब भी नतीजे आएंगे तो शिवसेना और बीजेपी के बीच में झगड़ा होने वाला है और इस झगड़े का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों के बीच जो फूट पड़ेगी उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पार्टी की, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, जो सीटें मिली उस मुताबिक उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन देखिए कि किस तरह से शरद पवार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने तीसरे नंबर की पार्टी को भी राज्य की सत्ता में ला दिया। जितेंद्र, शिवसेना में अगर कोई पावर सेंटर है तो वो सिर्फ एक है, ठाकरे। लेकिन क्या इस राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान कोई दूसरा पावर सेंटर भी उभर कर आया? जी हाँ, बिल्कुल। शिवसेना के भीतर ही एक और पावर सेंटर उभर कर आया है और इस पूरे घटनाक्रम में उसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। रणनीति बनाने से लेकर के जो विधायक जिनको छुपाया जाना था होटल, वो सारा इंतजाम करना और कुछ बड़े फैसले लेना, इन तमाम बातों के लिए इस पावर सेंटर ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये नया पावर सेंटर संजय राउत है, तो आप गलत हैं। कौन है वो नया पावर सेंटर शिवसेना में, ये आपको इस किताब में मिलेगा। जितेंद्र, इन 35 दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी की विचारधारा, पारिवारिक रिश्ते, परिवार, सब कुछ एक्सपोज हो गए। क्या आपकी किताब में पारिवारिक रिश्तों, भाई बहन के रिश्ते, चाचा भतीजे के रिश्ते, इसका भी जिक्र है? जी हाँ जय, इस बारे में भी जिक्र है। चाचा शरद पवार और अजीत पवार जो भतीजे हैं उनके बीच में किस तरह का रिश्ता रहा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उनके बीच में किस तरह का घटनाक्रम हुआ, वो तो है ही इस किताब में। इसके अलावा भाई बहन के बीच के रिश्तों में किस तरह से खटास आई, सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं और अजीत पवार की बहन लगती हैं, चचेरी बहन हैं, तो उनके बीच में किस तरह से रिश्ते में खटास आई, उसका भी जिक्र इस किताब में है। जितेंद्र, इस 35 दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत सारे राजनीतिक चेहरे ऐसे रहे, उनके क्या व्यक्तित्व, उनके करियर के बारे में भी इस किताब में जिक्र है? जी हाँ जय, मैंने ये किताब इस सोच के साथ लिखी है कि जिसको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उन्हें काफ़ी कुछ पता चले। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, राज ठाकरे हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, तो इनके पॉलिटिकल करियर और इनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें हैं, कई अनसुनी बातें हैं, जो कि आप इस किताब में पाएंगे। जय जितेंद्र, सुनकर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत इंतजार है कि उसका प्रिंट बुक हमारे हाथ में आ जाए। तो अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है और आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, तो यह किताब आपके लिए है, जिसका ई बुक वर्जन ऑनलाइन उपलब्ध है और बहुत जल्द प्रिंट वर्जन आपके नज़दीकी बुक स्टोर में उपलब्ध होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।